What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी IQ. देखिए कोट कितनी शानदार है ये. 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है. देखिए हर एक इंसान पैदा होता है, पैदा होने के बाद में इतना ही टाइम मिलता है. सबके पास में 24 आवर होते हैं, वही ऑक्सीजन होती है, वही पानी होता है सबके पास में पीने के लिए. तो सिचुएशन लगभग अप्रोक्सीमेट एक ही जैसी होती है, पर उन सिचुएशन को हम किस तरीके से लेकर चलते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है. कुछ आदमी होते हैं वो आते ही अपनी लाइफ को अच्छे से टैकल करना जान जाते हैं, किस तरीके से वो सोसाइटी को समझ जाते हैं कि क्या उनको फैसले लेने चाहिए और क्या नहीं लेने चाहिए. तो हर एक इंसान पैदा होने के बाद में अपना खुद का एरिया डिसाइड करता है. किसी को बैंकिंग सेक्टर में जाना है, किसी को SSC में जाना है, किसी को UPSC में जाना है. तो जिस टाइम बैठकर आप लोग डिसीजन कर लेते हैं कि आपको कहां पर जाना है और आपका क्या गोल है, तो वो 1 मिनट बैठकर लिया गया डिसीजन ही आपकी लाइफ चेंज कर देता है. और ये हर एक इंसान की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है कि उसको डिसीजन लेना पड़ता है, पर लेकिन कौन उस अपॉर्चुनिटी को एक प्रॉपर वे में हैंडल करता है और कौन उसको ऐसे ही जाने देना है, ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कैसे चलेगी. देखिए अगर आप ढंग से अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करें तो हर टाइम आपके पास में दो सिचुएशन होती है. एक काम को करना है और दूसरा काम को नहीं करना है. जिस टाइम अगर मॉर्निंग में आप लोग उठते हैं तो अलार्म लगाते हैं, तो मॉर्निंग में आपके पास में दो ऑप्शन होता है अलार्म के बजते ही. एक तो होता है उसको बंद कर दीजिए और दूसरा होता है उठ जाइए एकदम. पर लेकिन मैक्सिमम जो 99% इंसान होते हैं उसको बंद करके सोचते हैं कि 5 या 10 मिनट में और सो लेते हैं. तो 5 या 10 मिनट ये सोने वाले इंसान ये फिर क्या करते हैं, ये हर जगह इसी तरीके से चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं. पर लेकिन जो अलार्म बजते ही एकदम इंसान उठ जाता है, वो देखिए कितने ज़्यादा है. आप लगभग लगा सकते हैं कि 95% इंसानों से तो आप वैसे ही आगे पहुंच गए अगर आप पहले अलार्म बजते ही एकदम उठ जाते हैं. तो कोशिश कीजिए हमेशा लाइफ में कि जो काम आपको करना है, जो सोच लिया है उसको करना है उसी टाइम पर. पोस्टपोन नहीं करना है काम को. पोस्टपोन करने की जो गंदी आदत पड़ जाती है ना, ये लाइफ में बहुत नुकसान पहुंचाती है. तो कोशिश कीजिए कि जिस दिन भी आप जो काम सोच लिया है उसको उसी दिन निपटाना है, ना कि ये कि इसको कल करूंगा या परसों करूंगा. ओके, तो आज 22 अगस्त है. देख लेते हैं कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं. ये यहाँ पर स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं. SSC बैंकिंग दूसरे एग्जामों के लिए और UPSC के लिए भी अवेलेबल है यहाँ पर. और अब इनके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है. आप लोग ये टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर ले सकते हैं. हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है. अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी आपके माइंड में हो तो यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर वेबसाइट भी आप लोग विजिट कर सकते हैं. जो ये वाला आर्टिकल है ये है नीट से रिलेटेड. NEET जिसको बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट. ये मेडिकल के लिए होता है और खासकर डेंटल के लिए होता है ये, ठीक है ना. तो मेडिकल में जो डेंटल स्ट्रीम होती है तो उसके लिए है. एक्चुअल में है क्या, देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टेट है, बहुत सारे क्या 29 स्टेट है. हर एक स्टेट का अलग अलग स्टेट बोर्ड है. तो हर एक स्टेट बोर्ड की एजुकेशन का लेवल देखा जाए तो कंप्लीटली डिफरेंट है. तो यहाँ पे क्या होता है, इस एग्जाम को कराने के लिए क्या किया गया कि CBSE ने बोला कि ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम कराया जाएगा और जिसके बेस पर जो डेंटल स्टूडेंट है उस कॉलेजों में उनको सिलेक्शन दिया जाएगा. जिस तरीके से आप दूसरे एग्जाम देख सकते हैं, IIT के देख सकते हैं, या फिर कोई भी एग्जाम होता है जो नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, वहां पर जो रैंकिंग आएगी फिर उसके बेस पर स्कूल्स जो होते हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. पर लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उसको 1 साल दिया भी गया था इसके तहत कि आप लोग भी अपना उसी तरीके से लेवल को लेकर आए ताकि ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके प्रॉपर वे में CBSE के द्वारा. पर लेकिन 1 साल उनको दिया तो गया तमिलनाडु गवर्नमेंट को. उन्होंने पहले क्या आरोप लगाया था, उन्होंने ये बोला था कि जो हमारे गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं, जो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, जो स्टेट के बच्चे हैं, वो देखिए ये जो स्टेट का आप लोग टेस्ट करवा रहे हैं, ये NET का जो टेस्ट करवा रहे हैं, इसका लेवल काफी अलग है, इसका लेवल काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू जो हमारे बच्चों की पोजीशन है स्टेट में. तो आप हमें 1 साल का टाइम दीजिए. तो 1 साल का टाइम दिया, तो 1 साल का टाइम कंप्लीट हो गया, पर लेकिन गवर्नमेंट ने उसका कुछ भी यूज नहीं किया है. तो फिर से बात यह आ गई कि अब फिर से इसको इंप्लीमेंट करना है. पर लेकिन क्या किया इन्होंने, 85% सीट जो है वहां पर रिजर्व कर दी कि हमारे स्टेट में जो भी स्टूडेंट आएगा 85% सीटें जो रहेगी वो ओनली तमिलनाडु के बच्चों के लिए रहेगी. तो देखिए ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट के अपोज में है कि एक तरीके से 85% सीटें अब एक रिजर्व करना किसी पर्टिकुलर स्टेट की सीटों में, ठीक है ना. तो इसके लिए फिर कोर्ट जो केस पहुंच गया वो कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट ने क्या किया, इसका जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो फैसला था इसको साइड में रख दिया. तो जो केस चल रहा है, ये केस चल रहा है कि एक कंबाइंड टेस्ट कराया जाए CBSE के द्वारा और ऑल इंडिया लेवल की रैंकिंग निकाल के आए. ऑल इंडिया लेवल की रैंकिंग निकलने के बाद में बच्चों को कॉलेज डिस्ट्रीब्यूट किए जाए. तो उसके लिए ये संघर्ष चल रहा है. तो देखिए अब ये कैसे आगे निकल के बातें आती हैं फिर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे आर्टिकल अगर कोई आएगा तो.
नीचे वाला आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। जो सिगरेट वगैरह पी जाती है उसमें निकोटीन की मात्रा होती है, तो निकोटीन की मात्रा की वजह से ही उसको एडिक्शन पड़ जाता है, जो कोई उसको पीना स्टार्ट कर देता है और फिर कभी छोड़ नहीं पाता है। पर लेकिन यूएसए में एक नया रूल निकल के आने वाला है, जिसके तहत माना जा रहा है कि जो निकोटीन की मात्रा होती है सिगरेट वगैरह में, उसको डिक्रीज किया जाएगा, मतलब उसको कम किया जाएगा। और इसका यह मानना है कि अगर इसको कम कर देते हैं तो जिस तरीके से अगर कोई इंसान उसको पी रहा है तो इतने लार्ज स्केल पे उसको एडिक्शन नहीं हो पाएगी, वो उसको आराम से छोड़ सकता है। तो काफी अच्छा आर्टिकल है, कई सारे डायमेंशंस डिस्कस किए गए हैं, खासकर इंडिया को भी बताया गया है। और पहली बार इस आर्टिकल में एक बात पढ़ के मुझे काफी अच्छा लगा कि इंडिया से यूएसए को सीखना चाहिए। ये लाइन जब मैंने पढ़ी मतलब दिल खुश हो गया। तो यूएसए को इंडिया से सीखना चाहिए, इंडिया ने किस तरीके के स्टेप लिए हैं अपने यहाँ पर स्मोकिंग को मतलब कम करने के लिए। तो ये काफी अच्छा आर्टिकल है, अच्छे से देखेंगे इसको हम। ये वाला आर्टिकल फिर से पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको निकाल दिया गया पॉलिटिक्स से, अगर देखा जाए तो वहां पर उनके ऊपर आरोप लगाकर कि ये क्या कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। तो करप्शन का चार्ज लगाकर उनको पनामा जो पेपर लीक के बारे में हम लोगों ने कल परसों भी डिस्कस किया था, तो कंप्लीट आर्टिकल फिर उसी से रिलेटेड है और इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस की गई है पाकिस्तान की। ओके, जिसने नहीं देखा है अभी 2-3 दिन पहले भी कई बार 2-3 दिन पहले कई दिन से डिस्कस कर रहा हूं उसको, तो कई बार डिस्कस कर चुका हूं। वैसे पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है तो किसी काम की नहीं है। ओके, ये नीचे वाला आर्टिकल काफी अच्छा है, इसमें जो एथिकल इश्यूज डिस्कस किए गए हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था, एक छोटा बच्चा था यूके में, उसको बीमारी थी, तो उस बीमारी वो एक ऐसी बीमारी थी जिसका आज की डेट में कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो जो बीमारी थी, तो जो यूएसए की जो यूके की गवर्नमेंट थी, जो उन्होंने क्या किया, वो उसके बीमारी का कोई इलाज नहीं निकाल पा रहे थे। तो पर लेकिन यूएसए की गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको बोला कि हमारे पास में बीमारी का कुछ इलाज किया जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने इसको एक तरीके से प्रपोज किया कि आप लोग इस बच्चे को हमारे यहाँ भेज दीजिए, यूएसए की गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। पर लेकिन जो यूके की गवर्नमेंट है उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जो वो इलाज यूएसए वाले करना जा रहे थे वो ओनली 10% चांसेस थे कि वो बच्चा बच जाएगा, वरना मैक्सिमम चांसेस ये थे कि ये बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। तो पर लेकिन यूके ने क्या बोला, यूके ने मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से इस तरीके से किसी बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए और ये अनएथिकल है। पर लेकिन वो बच्चा इस कंडीशन में था कि अगर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा तो भी एक्सपायर हो जाएगा, और वो बच्चा एक्सपायर हो गया है। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, काफी अच्छा। इस आर्टिकल को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। ये वाला आर्टिकल फिर से इंडिया, चाइना और भूटान के ऊपर आर्टिकल आया, जिस तरीके से डेडलॉक चल रहा है। इस वाले आर्टिकल को कई दिन हो गए डिस्कस किए, इसको फिर से देख लेते हैं एक बार, माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी आप लोगों के। ये देख लीजिए, ये हो गया यहाँ पे हमारा स्टेट सिक्किम, ये हो गया भूटान इधर, और ये हो गया चाइना, ठीक है। और ये वाली होगी चुम्बे वैली। तो जो डेडलॉक बना हुआ है वो यहाँ पे बना हुआ है, ये है डोकलाम प्लेटू। तो इस वाले एरिया में डेडलॉक बना हुआ है यहाँ पर। एक्चुअल में कंडीशन क्या है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन भूटान और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्प्यूटेड एरिया तो है, पर लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी है। तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना इसको हथियाने की कोशिश में है और यहाँ पर अपनी रोड वगैरह डेवलपमेंट कर रहा है। तो इंडिया ने क्या किया, जैसे इन्होंने यहाँ पर रोड बनाने की कोशिश की तो इंडिया ने अपनी फोर्सेज यहाँ पे उतार दी, ठीक है ना, बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्स, और उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर रोड नहीं बना सकते। चाइना ने बोला ये हमारे और भूटान के आपस का इशू है, आप लोग क्यों बीच में आ रहे हैं। इंडिया ने बोला कि हमारे और भूटान के साथ में ट्रीटी साइन है कि अगर कोई भी भूटान की सोवरेनिटी को हर्ट करता है तो हम भूटान का सपोर्ट करेंगे। तो उस ट्रीटी के तहत हम भूटान का सपोर्ट कर रहे हैं। पर लेकिन देखिए वो साइड वाली बात है, अगर देखा जाए तो हम असलियत में क्या चाहते हैं कि चाइना हमारे इतने पास न आ जाए कि कल को ये वाला पोर्शन हमसे कट करके नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन को साइड में कर दे। तो इसलिए यहाँ पर डेडलॉक बना हुआ है काफी लंबे समय तक। चाइना ने क्या किया, चाइना ने ये दो और एरिया है चाइना के जो डिस्प्यूट चल रहे हैं भूटान के साथ में, तो चाइना ने यहां तक बोला है कि आप लोग ये वाले दोनों एरिया रख लीजिए और हमको बस ये वाला एरिया दे दीजिए। यहां तक भी ऑफर भूटान को दिया गया है। पर लेकिन चाइना हमेशा हर कंट्री के साथ में ऐसे ही करता है, हमारे साथ भी ऐसे ही करता है। वो एक साइड में जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, वहां पे चाइना ने कुछ एरिया हथियार रखा है, और दूसरी साइड में अरुणाचल प्रदेश पे अपना वर्चस्व दिखाता है कि ये वाला एरिया हमारा है। तो इसलिए हमारे साथ भी कई बार इसी तरीके से बार्गेनिंग करता है। तो चाइना की जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है वो हमेशा इसी तरीके के इशू रखता है दुनिया के सामने। मतलब पहले एक दो एरिया को हथियार लेता है अलग अलग जगह पे, फिर बार्गेनिंग करता है, मतलब उसी के एरिया उसी को देने के लिए उसी के साथ में बार्गेनिंग करता है। देखा कितनी अच्छी पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है ये। तो इसी तरीके से भूटान के साथ में इंप्लीमेंट कर रहा है। पर लेकिन आज की डेट में डेडलॉक बना हुआ है यहाँ पर। चाइना अपनी आर्मी पीछे हटाने को तैयार नहीं है और इंडिया अपनी आर्मी पीछे हटाने को तैयार नहीं है। तो यही बात निकल के आ रही थी, कौन किसकी आर्मी पहले हटती है। जिसकी आर्मी पहले हट जाएगी इसका मतलब क्या है कि सामने वाले से दूसरे वाला कमजोर है। तो इसलिए कोई भी अपनी आर्मी हटाने के लिए तैयार नहीं है। और दोनों ही एशिया की इमर्जिंग इकोनॉमी है, और आने वाले टाइम में ये माना जा रहा है कि एशिया में इनमें से देखिए कौन सी इकोनॉमी इस तरीके से निकल के आती है। जिस तरीके से यूएसए आज की डेट में वर्ल्ड में राज कर रहा है, इसी तरीके से चाइना वर्ल्ड एशिया पे राज करेगा या फिर इंडिया एशिया पे राज करेगा। तो कहीं ना कहीं अपनी इमेज की बात यहां पर आ गई है। पर लेकिन आर्टिकल में जो इंटरव्यू डिस्कस किया गया वहां पर देखिए सबसे पहले उन्होंने यही बोला है कि दोनों अगर एक साथ पीछे हट जाएं तो ये आसान सॉल्यूशन है। पर लेकिन चाइना ने ये बोला कि हम बात करेंगे तभी अगर आप अपनी आर्मी पीछे हटा लेंगे, उससे पहले हम आपके साथ में कोई बात ही नहीं करेंगे।
तो उन्होंने ये बोला है सीधा सीधा। ओके, तो उसी के ऊपर इंटरव्यू है, काफी लंबे समय तक हम डिस्कस भी कर रहे हैं। इसके साथ में दूसरा इशू एक थोड़ा सा और है यहाँ पर। देखिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है हमारे यहाँ पर। अगर कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है तो अगर यहाँ पर हम सिक्किम के होते हुए यहाँ पर जाते हैं, हम नाथुला पास से होते हुए, पास का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना, ये लिपुलेख है और यहाँ पर नाथुला है। नाथुला पास से होते हुए जाते हैं तो ये डिस्टेंस पड़ती है और यहाँ से ये पड़ती है। वैसे डिस्टेंस ज्यादा पड़ती है पर लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर रोड है, आराम से जाया जा सकता है। ये डिस्टेंस कम है पर लेकिन प्रॉपर रोड नहीं है, यहाँ पर जान माल की हानि का खतरा रहता है। तो इसलिए यहाँ से हमने रास्ता मांगा था चाइना से, चाइना ने रास्ता दे दिया था। तो जब ये डेडलॉक हो गया, चाइना ने तुरंत क्या किया, सबसे पहले इसी को बंद कर दिया। बोला कि हम आपके यात्रियों को यहाँ से नहीं जाने देंगे, जो श्रद्धालु है उनको जाने नहीं देंगे। उसने यहाँ पे इसको बंद कर दिया। तो इसलिए डेडलॉक बना हुआ है यहाँ पे, तो ट्राई जंक्शनल डेडलॉक बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो गया और यहाँ पर चुम्बे वैली है इसका नाम, तो पता होना चाहिए तीनों के बीच में इशू चल रहा है। तो मैप भी थोड़ा आप लोगों को याद रखना है। ओके, अच्छा क्वेश्चन बताइए कि भूटान को इंडिया के कितने स्टेट टच करते हैं। थोड़ा सा मैप में देखिएगा जूम करके और फिर बताइएगा। ये नीचे वाला जो आर्टिकल है यहाँ से न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से रिलेटेड आर्टिकल है। इस वाले आर्टिकल को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। ये कुछ नहीं है, एक इंसान राजस्थान में घूमने गए और उन्होंने अपनी बातें लिख रखी है कि राजस्थान में उन्होंने क्या क्या देखा। तो ये आर्टिकल किसी काम का नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यह है ई सिगरेट से रिलेटेड और जो नॉर्मल सिगरेट होती है उससे रिलेटेड। देखिए ई सिगरेट बेचने वाली कंपनी, हमने लास्ट टाइम भी लगभग 1 महीना पहले आर्टिकल डिस्कस किया था, उसमें हमने क्या देखा था, ई सिगरेट बेचने वाली कंपनी दोनों सिगरेटों को कंपेयर करने के बाद में कहती है कि ये वाली सिगरेट पिया करो, हेल्थ के लिए अच्छी होती है, सस्ती होती है, इसमें कोई राख वगैरह भी नहीं लिखती है और कोई मतलब बदबू वगैरह सुगंध वगैरह भी नहीं आती है मुंह से। पर लेकिन ये वाली हार्मफुल होती है, एक्सपेंसिव भी होती है, दर्दी भी होती है और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मतलब महक भी आती है। जो कोई अगर पी लेता है मुंह में से बदबू भी आती रहती है। तो इसलिए ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीना स्टार्ट करो। ओके, ये बात हम लोगों ने देखी थी, पर लेकिन उस टाइम पे क्रिटिसाइज किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। वैसे तो स्मोकिंग तो हो ही रही है ना यहाँ भी अनदर वे में, तो ये हमने देखा था। पर लेकिन आज वाला आर्टिकल कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर आज वाला आर्टिकल में क्या बात बोली गई है, देखिए निकोटिन का जो कंटेंट होता है, सबसे बड़ी बात होती है अगर सिगरेट पीना कोई स्टार्ट कर देता है तो जो निकोटिन का कंटेंट होता है ये क्या करता है, ये ऐसी हैबिट बना देता है कि अगर कोई इंसान एक बार पीने लगता है तो फिर उसको एडिक्ट कर देता है, ठीक है। तो यही बात है कि देखिए अगर दिल्ली में आप लोग रहते हैं तो दिल्ली में तो सिगरेट वगैरह पीने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे इतना पॉल्यूशन है। तो कोशिश कीजिए कि सिगरेट वगैरह को साइड में रखिए, तो वैसे ही काफ़ी नुकसान होता है। वैसे बोलना आसान है, सुना है कि एक बार स्टार्ट कर देता है तो कोई छोड़ नहीं पाता है। तो वैसे अगर ट्राई किया जाए तो यार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस हैं, काफ़ी दोस्त देखे हैं मैंने छोड़ते हुए, काफ़ी, तो आराम से छोड़ा जा सकता है। पर लेकिन इसके लिए विल पावर चाहिए थोड़ी सी। ओके, तो यहाँ पर ये विल पावर में एक ये सहायता प्रोवाइड कराएगी काफ़ी अच्छा, जो ये डिसीजन नया निकल के आ रहा है। ये क्या डिसीजन है कि लोअर कंटेंट कर दो निकोटिन का सिगरेट में। ये यूएस का जो फूड एंड द ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये स्टेप लेने की बात बोली है। उन्होंने प्रपोज किया है कि ये निकोटिन का अगर कंटेंट रिड्यूस कर देते हैं तो एक तरीके से जो एडिक्टेबल लेवल है वो कम हो जाएगा कहीं ना कहीं। अगर कोई एडिक्टेड हो जाता है किसी चीज को, तो एडिक्ट कब होता है, जब बहुत ज्यादा उसी चीज को करता रहता है। पर लेकिन जब उस चीज को कम लेवल पे करेगा, पिएगा तो सिगरेट आराम से पिएगा, उसको लगेगा मैंने कंप्लीट सिगरेट पी है, पर लेकिन उसमें निकोटिन की क्वांटिटी कम होगी। तो निकोटिन की क्वांटिटी कम होगी तो पीने के बाद भी इंसान को क्या लगेगा कि सिगरेट तो पी लिया, वैसे तो सेटिस्फाइड होगा जो भी पीता है, पर लेकिन निकोटिन की क्वांटिटी कम जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर किसी दिन उसको नहीं भी मिलेगी ना सिगरेट, तो बोलते हैं कि तलब टाइप की उठने लगती है, तो वो तलब कम उठने लगेगी बंदे को। ओके, तो इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं यहाँ पर। तो काफी अच्छा सॉल्यूशन है अगर आने वाले टाइम में देखा जाए तो। सबसे पहली बात तो यही है कि ये आराम से जो चाहते हैं कि क्विट करना है उन्हें सिगरेट पीना, तो उनकी क्विट करने की जो प्रॉब्लम है, जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो क्विट करने में उनको बहुत ही ज्यादा एक तरीके से खुद से ही अपोजिशन फेस करनी पड़ती है, तो वो अपोजिशन उनको कम फेस करनी पड़ेगी और आराम से उसको क्विट कर पाएंगे। तो देखिए ये बात तो बोली तो जा रही है, पर सबसे बड़ी बात होती है किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना है। तो एक अच्छी सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको इंप्लीमेंट करने की, तब जाकर चीजें सही लेवल पर आ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए निकोटिन को अगर देखा जाए कि निकोटिन से कोई कैंसर वगैरह नहीं होता है, कि निकोटिन से कोई डायरेक्टली कैंसर नहीं होता है, कोई डायरेक्टली बीमारी नहीं होती है और डायरेक्टली आदमी को नहीं मारता है वैसे देखा जाए तो। पर लेकिन अगर निकोटिन पीना स्टार्ट कर देता है तो वो इतना एडिक्टिव बना देता है कि दूसरी चीजों को भी आदमी स्टार्ट कर देता है। तो 7000 लगभग अदर दूसरे केमिकल्स हैं जिनको स्टार्ट करने की क्षमता रहती है फिर इंसान के अंदर, और उनमें घुस जाता है और फिर ये डेडली साबित होते हैं। यहां से फिर इंसान को खतरा ही खतरा होने लगता है, जिससे कि देखिए हमारा जो बॉडी है ना वो नॉर्मल इस तरीके से नहीं बनाई गई थी कि वो इस तरीके की एक्टिविटी करने लगे, धुआं अंदर जाए, वो पूरी बॉडी को अंदर से। आप लोगों ने कई बार एडवर्टीजमेंट में भी देखा होगा, कई बार देखा होगा किस तरीके से कैंसर हो जाते हैं, कैंसर के रोगी भी होते हैं, तो कई तरीके की एक्टिविटी होने लगती है। तो बॉडी उस सब चीजों के लिए नहीं बनी है, पर लेकिन हम लोगों ने चीजें करनी स्टार्ट कर दी है, तो क्या वो चीजें बढ़ती ही जा रही है। ओके, तो फायदा क्या होगा अगर निकोटिन की कंटेंट कम कर दिया जाएगा, तो देखिए इसके बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, एक तरीके से रिड्यूस हो जाएंगे जो भी
खासकर जो 15 से 24 की एज के जो बच्चे हैं, अगर देखा जाए जो स्टूडेंट रहते हैं, ये मैक्सिमम लाइफ क्या रहती है, स्टूडेंट फेज में रहती है और तब ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी इसको कम कर पाएंगे और ज्यादा नुकसान भी उनको नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा जो हैबिट पड़ जाती है उसको क्विट आराम से कर पाएंगे। ओके, और इसके अलावा जो डिजीज होती है बहुत सारी, जिसका बर्डन बढ़ता जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। अगर देखा जाए तो अलोन यूएसए में ही 500,000 स्मोकर मतलब डेथ हो जाती है, 500,000 की एवरी ईयर। ये तो ओनली यूएसए की बात की जा रही है। अगर इंडिया में और दूसरे वर्ल्ड में, अगर चाइना जैसी और इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्री में देखा जाए तो यहाँ पर क्वांटिटी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अगर यूएसए के देखा जाए। और रिपोर्ट के हिसाब से भी ये बात निकल के आती है कि अगर आप लोग ये स्टेप लेते हैं कि अगर देखिए कोई, मतलब रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखिए अगर कोई बंदा ये निकोटिन कम करके सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता है, तो ये रिपोर्ट निकल के आई थी 2015 में कि ये आसानी से सिगरेट को छोड़ सकता है। ठीक है, तो रिड्यूस निकोटिन कंटेंट करने से आसानी से सिगरेट छोड़ सकता है और वो ज्यादा नुकसान भी नहीं करेगी एज कंपेयर टू जो स्टैंडर्ड सिगरेट पीता है। ओके, पर लेकिन यहां पर ये बात की गई है, यहां पर जो यूएसए का डिपार्टमेंट है एफडीए, उन्होंने ये रेगुलेट करने की नॉर्मल सिगरेट की बात की है, पर लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट करने की बात नहीं की है। ओके, तो उनको बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट करने की बात इसलिए नहीं की है क्योंकि ये जो सिगरेट पीने की हैबिट है उसको कम करने में सहायता करती है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट किस तरीके की होती है, ये इस तरीके की होती है। यहां पर देखिए ये कंटेंट भरा होता है लिक्विड फॉर्म में निकोटिन। ठीक है, तो ये बैटरी की हेल्प से चलती है और ये डायरेक्ट इसमें वो नहीं रहता है जिस तरीके से नॉर्मल सिगरेट, अगर आप लोग देखेंगे उठा के, नॉर्मल सिगरेट इस तरीके की रहती है तो इसमें तंबाकू वगैरह ये सब भरे रहते हैं, तो ये हेल्थ पे काफी नुकसान डालती है। और जो ई सिगरेट रहती है उसमें ये फायदे बताए जाते हैं, तो इसलिए ये कम नुकसान बॉडी को करती है और ये आराम से सिगरेट छोड़ने में भी हेल्प करती है। तो इसको रेगुलेट करने की बात नहीं की गई है, इसमें निकोटिन की कंटेंट कम करने की बात नहीं की गई है। तो निकोटिन की कंटेंट कम करने की बात इस वाली सिगरेट में की गई है। ओके, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है यहां पर क्या बात बोली जा रही है कि एक अलग से कंटेंट निकल के आ रहा है यहां पर कि जिस तरीके से अगर हम ई सिगरेट अगर बढ़ावा देते हैं तो ई सिगरेट के बढ़ने से जो क्विट करते हैं, स्मोकिंग क्विट करने की क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। मतलब ई सिगरेट का यूज से जो स्मोकर है वो कम होते जा रहे हैं, ये बात देखने को मिली। और खासकर जो यूएसए है उसमें जो माइनर्स हैं उन पर ई सिगरेट पीने पर भी बैन लगा रखा है। यूएसए में अगर देखा जाए तो ये लाइन मैंने बोला था कि जो सबसे शानदार लगी मुझे पढ़ने में, क्या बोला जा रहा है, यूएसए को इंडिया से कुछ सीखना चाहिए टबैको को कैसे कंट्रोल करना है। तो यूएसए को आगे हमारे यहाँ पर क्लासेस लेनी चाहिए, उनको कुछ सीखना चाहिए। देखिए एक बात अलग से बोली जा रही है कि इंडिया में ये तो है कि माइनर के लिए ई सिगरेट नहीं बंद कर रखी है, पर लेकिन और कई सारे फ्रेमवर्क है जो इंडिया में इंप्लीमेंट किए गए, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से है, कन्वेंशन के हिसाब से है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के हिसाब से है, वो इंडिया ने इंप्लीमेंट कर रखे हैं। सबसे पहले क्या है, बैन कर दिया एडवर्टाइज करने के लिए, अगर कोई सिगरेट का एडवर्टीजमेंट करता है, ठीक है, कि सिगरेट पियो सेहत के लिए अच्छी होती है, तो कोई भी ऐड नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इंट्रोड्यूस कर दिया पिक्टोरियल वार्निंग। तो ये क्या होती है, 85% जो उसका ये सरफेस होता है, जैसे मान लीजिए सिगरेट का पैकेट लेके आ रहे हैं तो 85% पे ये इस तरीके के पिक्चर्स बना दी जाती है। अगर कोई सिगरेट खोल रहा है तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे दांत वगैरह दिखा रखे हैं, कितने गंदे हो जाते हैं। तो जिससे आदमी अगर खोले तो डे बाय डे इसको देखे और उसके मन में ऐसा है कि यार कुछ ना कुछ अपने को ही नुकसान पहुंचा रहा हूं मैं। और देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि माउथ कैंसर हो सकता है। तो अगर ये इस तरीके की चीजें डेली देखता है तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है इंसान के माइंड पे, और वो क्या करता है, उसको छोड़ने के बारे में सोचने लगता है। तो इसका फायदा उठाने के लिए ही ये इस तरीके के स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। ओके, तो पिक्टोरियल वार्निंग इंडिया में क्या कर दिया, 85% कर दी गई है। तो ये भी एक स्टेप अच्छा यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसके अलावा और भी दूसरे जो लो लेवल के या फिर सेल दूसरे फ्लेवर के जो सिगरेट है वो भी बैन कर दिए गए हैं इंडिया में। तो ये बता रहे हैं आर्टिकल में, ये 3 बातें आर्टिकल में बोली है कि ये 3 बातें यूएसए को सीखनी चाहिए और अपने वहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं उनको यूएसए में। इसके अलावा क्या बोला जा रहा है कि देखिए लास्ट अगर देखा जाए 2010 से 2016 के बीच में ये काफी अच्छा डेटा है। ठीक है, मोर देन 8 मिलियन ऐसे यूजर हैं जिन्होंने मतलब रिड्यूस हो गए हैं, 8 मिलियन रिड्यूस हो गए हैं जिन्होंने टबैको या स्मोकिंग करना कम कर दिया है। तो देखिए छोड़ने वाला छोड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है, अगर कोई छोड़ना चाह रहा है तो छोड़ सकता है। ओके, आप क्या समझते हैं, ये जो निकोटिन की जो क्वांटिटी है सिगरेट में रिड्यूस करनी चाहिए, क्या इससे फायदा होगा और किस तरीके से हमारी सोसाइटी में इसका फायदा होने वाला है। देखिए इस तरीके की बातें आप लोग सीखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपके आसपास में कोई सिगरेट पीता है तो आप लोग प्रीफर कर सकते हैं कि नॉर्मल सिगरेट से ई सिगरेट पी ले, अगर पीनी है तो ई सिगरेट से कम से कम बॉडी पे कम नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा आराम से कोशिश कीजिए दोस्तों की हेल्प से, अगर दोस्त सिगरेट पिवाना स्टार्ट करवा सकते हैं तो दोस्त सिगरेट को छुड़वा भी सकते हैं। ठीक है, ऐसी बात बोले कि देख मैंने छोड़ दिया, तू भी छोड़ के दिखा, तेरे में हिम्मत है। तो जिस तरीके से बोलते हैं ऐसी बात है, जब स्टार्ट करवाते हैं तब भी तो ऐसे ही बोलते हैं कि देख मैंने पीनी स्टार्ट कर दी, तू भी पी के दिखा, हिम्मत है। तो इसके अपोजिट भी बोल सकते हैं। तो एक सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाने की कोशिश करो और जिससे कि दूसरी कंट्री भी आकर हमसे सीखे। तो हमको ऐसी सोसाइटी अपनी कंट्री को बनाना है। ओके, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने आसपास में अच्छा इन्वायरमेंट रखिए, पढ़ाई से रिलेटेड बात हो या कोई भी अच्छी आदत हो तो दूसरों को सिखाइए।
ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है रिलेटेड टू एक बच्चे जिसका नाम है चार्ली गार्ड, और ये 11 मंथ का बच्चा था ओनली, ठीक है ना। तो 11 मंथ का बच्चा था, ये यूके में रहने वाला था, और इसको बीमारी थी माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। तो ये वाली बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं निकल पा रहा था, जिसकी वजह से जो ब्रेन की मसल है वो खत्म हो गई थी, एक तरीके से ब्रेन ढंग से वर्क नहीं कर पा रहा था। 11 ईयर का ये बच्चा था, ठीक है। तो जो 11 ईयर का बच्चा था, यूके ने बोला कि हमारे पास में इसका कोई इलाज नहीं है, पर यूएसए ने बोला कि हमारे पास में इसका इलाज है, 10% चांसेस हैं कि हम इसका इलाज कर सकते हैं, पर लेकिन 10% से ज्यादा चांसेस नहीं है। बहुत सारे स्कैन किए गए, डिफरेंट तरीके से आइडेंटिफाई किया गया कि किस तरीके से इसको सही किया जा सकता है। तो देखिए जो यूके की कोर्ट है, उन्होंने क्या किया, अलाउ नहीं किया इस बच्चे को भेजने के लिए यूके, उसमें यूएसए में। क्यों? क्योंकि देखिए किसी बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, एक तो होता है हम दवाई बनाते हैं, दवाई का दूसरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जानवरों के ऊपर, तब जाके उसको इंसान पे इंप्लीमेंट करते हैं, पर लेकिन यहां पर डायरेक्ट बच्चे के ऊपर ही इंप्लीमेंट की जा रही थी। तो ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इसको अलाउ नहीं किया। जो यूएसए की कोर्ट है वहां पर उन्होंने अलाउ नहीं किया उसको। पर लेकिन यूएसए जो यूएसए था वो हमेशा इसको बोल रहा था बार बार कि देखिए चांसेस है 10%, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यहां पर बच्चे के बचने के 10% भी चांसेस नहीं है। तो जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो भी चाहते थे कि यूनाइटेड स्टेट जाएं और बच्चे को कम से कम 10% तो चांसेस है बचने के, अगर यहां पे रहेगा तो वे 10% भी चांसेस नहीं रहेंगे, और ऐसा ही हुआ। ये बच्चा है वो एक्सपायर हो गया 28 जुलाई को, आज 2 तारीख है, तो अभी 4-5 दिन पहले एक्सपायर हो गया। पर लेकिन 4-5 दिन पहले एक्सपायर हो गया, उससे पहले कई बार ये केस जो है ये ऑल वर्ल्ड लेवल पर चल रहा है। एक साइड में यूके है और दूसरी साइड में यूएसए है, तो यूएसए वाले ऑफर कर रहे थे, पर यूके ने अलाउ नहीं किया किसी भी तरीके से। उन्होंने अनएथिकल बोला इसको कि बच्चे के ऊपर डायरेक्ट कोई भी इस तरीके से एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। दुनिया भर के स्कैन किए गए किस किस तरीके से कि बच्चों को बचाया जा सकता है, नहीं बचा सकता, पर लेकिन जो यूके के डॉक्टर हैं उन्होंने मना कर दिया कि इसको किसी भी तरीके से बचाया नहीं जा सकता। पर बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत बार ट्राई किया कि कन्विंस कर लिया जाए किसी न किसी तरीके से ब्रिटेन कोर्ट को और यूरोपियन यूनियन कोर्ट को कि इसको अलाउ कर दे, पर लेकिन इन्होंने उसको अलाउ नहीं किया। यूएस कांग्रेस ने यहां तक ऑफर किया कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिटीजनशिप दे देंगे इस बच्चे को, पर लेकिन फिर भी ये नहीं माने। ब्रिटेन कोर्ट ने उसको भी परमिट नहीं किया कि हम इसको अलाउ नहीं करेंगे कि बच्चे के ऊपर कोई भी इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाए। पर लेकिन जब लास्ट वीक बहुत सारे देखिए 11 मंथ की बात हो चुकी है, जब लास्ट वीक फिर से स्कैन किए गए, फाइनली जो यूएसए के एक्सपर्ट हैं, जो अमेरिका के जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर, उन्होंने भी मना कर दिया कि अब ऐसी स्टेज पहुंच चुकी है, अब इस बच्चे को नहीं बचाया जा सकता। तो लगभग 11 महीने से ये केस चल रहा था, और ये 28 जुलाई को केस जो हो गया वो बंद हो गया जब बच्चा एक्सपायर हो गया। वरना हर तरीके से उसको अलाउ, हर तरीके से सोचा जा रहा था किस तरीके से बच्चे को बचाया जा सके। तो यहां पर देखिए 2 एंगल आ गए थे, एक साइड में एथिकल आ गया था कि बच्चे को किस तरीके से एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा था, एक लीगल ट्रायंगल आ गए थे यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो सोसाइटी में होते हैं वो किस लिए होते हैं, वो सोसाइटी के फायदे के लिए होते हैं। यहाँ पर 10% तो चांसेस थे यार, दूसरी साइड में तो 1% चांसेस नहीं है, तो 10% चांसेस में आपको अलाउ कर देना चाहिए था, ये माना जा रहा है पब्लिक ओपिनियन के द्वारा। तो मोस्ट पब्लिक ओपिनियन यही था कि देखिए उसको बच्चे को अलाउ कर देना चाहिए, पर लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो आर्टिकल लिखने वाले कह रहे हैं कि ये हमारी सोसाइटी के ऊपर है कि हमारी, ऐसा नहीं है कि बच्चे के पेरेंट्स की ही उसको बच्चे की देखभाल करनी है, तो हमारी सोसाइटी की ड्यूटी है कि बच्चे की देखभाल करनी चाहिए, पूरी सोसाइटी को एक साथ मिलकर आगे आना चाहिए। तो हर एक इंसान के ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि चाहे वो कोई भी हो, प्रोफेशनल हो, पॉलिसी मेकर हो, इकोनॉमिस्ट हो, या फिर कोई भी लीगल एक्सपर्ट, कोई भी इंसान क्यों ना हो, हर एक इंसान को साथ में आना पड़ेगा और उसको सोचना पड़ेगा कि देखिए सोसाइटल रेस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है चाइल्ड्रन की जो हेल्थ केयर से है। तो इस तरीके से बच्चे को जो बचाया जा सकता था वो चांस खो दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो रूल और रेगुलेशन बनाते हैं इनको साइड में रखना चाहिए। देखिए सबने इस तरीके का सजेशन दिया, आपका क्या सजेशन है? क्या आपको लगता है कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होना चाहिए था? बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट होने के बाद भी बच्चा एक्सपायर हो सकता था। तो इस तरीके से जो कई बार इशू आते हैं, ये कई बार इशू एथिक्स के पेपर में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, कई बार घुमा फिरा के। तो आप लोग अगर न्यूज़पेपर डेली फॉलो कर रहे हैं तो आपकी केस स्टडी जो होती है एथिक्स के पेपर में, उसको आराम से आप सॉर्ट आउट करके ले जाएंगे। इसी तरीके से न्यूज़पेपर से केस उठाए जाते हैं, जो करंट में न्यूज़ में कोई भी बातें चल रही थी उसके केस निकल के आते हैं सारे एथिक्स के पेपर में। जो नेक्स्ट वाला आर्टिकल है ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से रिलेटेड है, किस तरीके से न्यूक्लियर को कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड से खत्म करना है। देखिए न्यूक्लियर आज की डेट में एक ऐसा वेपन बन चुका है, जो न्यूक्लियर वेपन है वो जरा सी देर में तहस नहस कर सकता है एक किसी भी एरिया को। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि बाउंड्री से कुछ बंधा हुआ है कि अगर हमने भूटान पे फेंकेंगे तो वो इंडिया पे नुकसान नहीं डालेगा, ठीक है।
तो इस तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में फेंक रहा है तो वो दूसरे एरिया पे भी नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो कई बार ट्राई किया जा चुका है पिछले टाइम पर भी यूएन के द्वारा कि किसी न किसी तरीके से बैन किया जाए जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं, ठीक है। पर लेकिन अब जाके एक इस तरीके का आप लोग कह सकते हैं कि पैक्ट साइन हो गया है जिसमें इसको बैन करने के लिए मैक्सिमम कंट्री ने इसको फेवर किया है। ओके, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल आया हुआ है यहाँ पर। तो बोल क्या रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये एक तरीके से यूनिवर्सल गोल क्या है इसका कि कंप्लीट मास डिस्ट्रक्शन का जो वेपन है, जो न्यूक्लियर वेपन जैसे वेपन है, उनको किस तरीके से खत्म किया जाए, ठीक है, किस तरीके से उसको बंद किया जाए। देखिए यहाँ पर एक बात, सबसे बड़ी बात क्या निकल के आ रही है, आखिर ये बने क्यों, बने किस लिए, ये बोल रहे हैं कि नैरो फोकस रहा है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को डिटरेंस क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। यूएसए ने यूएसएसआर को डिटर करने के लिए और यूएसएसआर ने यूएसए को डिटर करने के लिए, इंडिया ने पाकिस्तान को डिटर करने के लिए और चाइना को डिटर करने के लिए, चाइना ने अपने दूसरे पड़ोसियों को, आप लोग बोल सकते हैं कि यूएसए को या फिर किसी और कंट्री को डिटर करने के लिए, नॉर्थ कोरिया ने बना लिया यूएसए को डिटर करने के लिए। डिटर मतलब डराने के लिए, डिटरेंस एक तरीके से अपनी प्रोटेक्शन रखे कि कल को कोई हमारे ऊपर वेपन ना फेंके ताकि उसको ये पता रहे कि उसके ऊपर भी वेपन का यूज किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं डिटरेंस क्रिएट करना। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का क्रिएशन कर डाला इंसान ने। तो ये बोल रहे हैं कि इस तरीके का जो क्रिएशन कर डाला है इसको खत्म करना है, क्योंकि जो मेन फंडा है इसके पीछे वो है डिटरेंस क्रिएट करना। तो अगर किसी के पास होगा ही नहीं तो फिर डिटरेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत रह जाएगी। तो यही बात बोले कि जो मॉडर्न वेपन जो बना लिए गए हैं ये मास डिस्ट्रक्शन के कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये होती है किसी भी नेशनल की बाउंड्री को या जियोग्राफिकल बाउंड्री को मानते ही नहीं है। एक एरिया में फेंका जाएगा तो दूसरे आसपास वाले एरिया को भी नुकसान पहुंचाने वाला ही है। तो इसलिए इस तरीके की जो चीजें हैं उसको रोकना चाहिए किसी भी तरीके से। तो जो मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन है उसको एलिमिनेट करना चाहिए। ओके, तो इसीलिए नई ट्रीटी जो है उसको काफी लंबे समय तक कई सारी कंट्री फॉलो अप करके चल रही थी। तो अब क्या किया जा रहा है, इसको 122 नेशन ने इसको अप्रूव कर दिया गया है, 122 नेशन के द्वारा। ओके, और यहां पर कई सारी बातें अच्छी क्या निकल के आ रही है कि अंडरग्राउंड भी कोई एक्सप्लोरेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल फर्स्ट में लिखा गया है, यहाँ पे आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हर तरीके से किसी भी तरीके से इकट्ठा भी नहीं किया जाएगा, उसको उस लेवल पर नहीं पहुंचाया जाएगा कि उससे न्यूक्लियर वेपन बनाए जा सके। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज कर सकते हैं आप लोग, जिस तरीके से लाइट बिजली बनाने के लिए नॉर्मल और पीसफुल पर्पज के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, पर लेकिन वेपन बनाने के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। ये बात यहां पर बोली जा रही है। अब ये नई पॉलिसी में ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। अगर लास्ट टाइम ट्राई किया गया था 1996 में कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर बैन ट्रीटी के बारे में जिक्र आया था निकल के कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए, पर लेकिन ये फोर्स नहीं हो पाई थी क्योंकि 44 ऐसे देश थे जो कि यहां पर नहीं आए, उन्होंने रेक्टिफाई नहीं किया इसको। ठीक है, तो रेक्टिफाई नहीं किया तो फिर ये उस टाइम पे कैंसिल हो गई। अगर आप मार्शल आइलैंड की बात करें, यहां पर देखिए कहां पे पड़ता है, ये वाला एरिया यहाँ पर, ये चाइना हो गया यहाँ पे, या ऑस्ट्रेलिया हो गया यहाँ पे, न्यूजीलैंड हो गया, तो इसके ऊपर ये पड़ता है, ये हवाई आइलैंड हो गया यूएसए का। तो यहाँ पर यूएसए ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए अपने न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड, मतलब अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए। तो आज की डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पे हो रही है। तो ये क्या गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए। 1950 में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए। जो विक्टिम थे वहाँ पर आज की डेट में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे। देखिए, ये ऐसा वेपन होता है अगर एक बार कहीं पे छोड़ दिया जाए, जिस तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी पे छोड़ा गया था जापान में, तो आज तक भी वहां पर बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपंग पैदा होते हैं। तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ये। तो बात वही आती है घूम फिर के कि इसको अगर रोका नहीं जाएगा तो आने वाले टाइम में एक इतना बड़ा, अगर लड़ाई छिड़ गई अब की बार, अगर जो 2 वर्ल्ड वार हो चुकी हैं, अगर तीसरी वर्ल्ड वार हो गई तो वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। अब ऐसे वेपन बन चुके हैं आज की डेट में। ओके, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनको अगर साइड में रख दिया जाए, इनको सबको डिफ्यूज कर दिया जाए तो सही है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी बोला कि ऐसे ऐसे कुछ नियम बनाने की जरूरत है जिससे कि प्रोटेक्ट किया जाए जो विक्टिम होते हैं, जैसे कि मार्शल आइलैंड जैसे हैं। ठीक है, यहां पर जो विक्टिम है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, और उनको असिस्टेंट वगैरह भी दिया जाए अगर रेडिएशन होता है। देखिए किस तरीके का रेडिएशन निकल के आता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है इन्वायरमेंट भी। तो हर तरीके से, तो जो आज की जो करंट जो ट्रीटी है उसमें आर्टिकल 6 में ये सारे इस तरीके से प्रोटेक्शन दी गई है जो करंट ट्रीटी है आज की डेट में। ओके, और किसी भी तरीके से जो प्रोहिबिट किया जाना चाहिए जो न्यूक्लियर वेपन है, और हर एक सर्कमस्टेंसेज में इनको खत्म करना चाहिए। ये डेडली वेपन है, इनका यूज नहीं करना चाहिए। अगर इसको यूज करता है तो हर तरीके से उसको इलीगल माना जाना चाहिए। और इसको देखिए, सबसे बड़ी बात वही है, किसी भी तरीके से इसको यूज करना अगर बंद कर दिया तो सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाया जा सकता है। और अगर देखा जाए न्यू ट्रीटी के हिसाब से इसको कंप्लीटली बैन करने की बात की गई, और पहले से अगर देखा जाए जो अपोज करते थे जो कंट्री, वो भी आराम से इसको सपोर्ट करने लगे हैं। तो पुराने टाइम में भी देखिए, अगर इसको देखा जाए बेल्जियम में इसका यूज हुआ था, कई सारी गैस यूज हुई है। अभी कुछ दिनों पहले हमने सीरिया में बोला गया था, न्यूज में आया था कि वहां पे भी इसको यूज किया जा चुका है। तो पुराने टाइम पे भी कई बार इसको यूज किया जा चुका है। तो सबसे बड़ी बात यह कि इसको कंप्लीटली इसको बैन करने की बात की गई है जो न्यू ट्रीटी है। ठीक है, पर लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ जो डेवलप्ड कंट्री है, अगर देखा जाए जो आज की डेट में जिनके पास में वेपन है, कई सारी कंट्रियों ने मना कर दिया है। जिस तरीके से यूएसए ने मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है नॉर्थ कोरिया के पास में है। इंडिया ने मना कर दिया है पाकिस्तान के पास में, पाकिस्तान ने मना कर दिया
इंडिया के पास में, चाइना भी नहीं है और रशिया भी नहीं है। तो उस तरीके से देखा जाए तो इसमें कई सारी कंट्री नहीं है, पर फिर भी जितनी कंट्री है वो आगे निकल के आ रही है। तो आने वाले टाइम में जो नहीं गए हैं उनको भी शर्म आएगी। तो कहीं ना कहीं इसको एक हद तक तो एक साइड में चल तो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। पेज फर्स्ट पर ये न्यूज़ थी, हमारी जो फोर्सेज है उनको काफ़ी अच्छी एक तरीके से सफलता मिली। उन्होंने जो LET के जो कमांडर थे ये थे इनका आबू डुजान, तो इनको मार गिराया गया है। और देखिए काफ़ी लंबे समय तक प्रोटेस्ट चल रहा था। सबसे बुरी बात मुझे क्या लगती है यहाँ पर अगर सारी चीज़ें देखने में, मतलब जो नॉर्मल जनता है उनका जीवन तहस नहस हो जाता है। लड़ाई होती है टेररिस्टों के बीच में और फोर्सेज के बीच में, पर लेकिन जो कॉमन इंसान है, जो बच्चे हैं जिनको स्कूल में जाना चाहिए, तो वहाँ पर स्कूल मैक्सिमम टाइम बंद रहते हैं, हॉस्पिटल में फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, तो वो सारी बातें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है कम से कम उसको अगर सुधार के रखा जाए तो कुछ ना कुछ हद तक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए तो ये चीज़ें इनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जा सकता है। मिलकर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। पेज फर्स्ट पर न्यूज है, ये है जो हमारे नीति के वाइस चेयरमैन है, ठीक है, अरविंद पनगरिया। देखिए ये है इनका टर्म्स जो है, वैसे तो काफी लंबे समय तक इनको रखना की कोशिश की जा रही थी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, पर लेकिन ये प्रोफेसर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में USA में, तो वहां से ये कुछ टाइम के लिए वहां से छुट्टी लेकर आए हुए थे। 2015 में जनवरी में इनको यहाँ पर लाया गया था, पर लेकिन इनको जितना टाइम मिला था वो अब कंप्लीट होने वाला है। और 31 अगस्त से जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसने अपना टाइम बढ़ाने से मना कर दिया है और उन्होंने बोला कि आप लोगों को वापस आना ही पड़ेगा। तो ये इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, उसके प्रोफेसर हैं। ओके, तो यहां पर बोला गया कि ये देखिए वाइस चेयरमैन थे। अच्छा ये बताइए नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? जो ये वाइस चेयरमैन होते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब इनको जाना पड़ेगा, इनके स्थान पे देखिए कौन चेयरमैन आएगा, तो वो देखने वाली बात है। तो टीचिंग प्रोफेशन में देखिए कितना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जो इस तरीके के इंसान आप लोग देख सकते हैं। मतलब अपना यहाँ पर एक अच्छी खासी पोस्ट जो इनको मिली है, एक आलीशान पोस्ट मिली है, उसको छोड़कर भी टीचिंग प्रोफेशन में ये जाना पसंद कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए USA में एक तो अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड कराते हैं, अच्छा खासा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं, और उसके अलावा देखा जाए तो सबसे बड़ी बात होती है इंटरेस्ट कितना है टीचिंग में। तो ये बात देखने को आती है। तो एक अपनी अच्छी खासी पोस्ट जो एक रॉयल पोस्ट है उसको छोड़कर ये टीचिंग के प्रोफेशन में जाना पसंद कर रहे हैं। ओके, इसी तरीके से हम रघुराम राजन है जो हमारे फॉर्मर गवर्नर थे RBI के, वो भी इसी तरीके से छोड़ के फिर से अपना एकेडमी में ही लौट गए, फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने जाके। तो देखिए एक पढ़ाना भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोग भी स्टार्ट करना चाहे तो अच्छी बात है। तो कोशिश कीजिए छोटे लेवल पर अपने आसपास छोटे बच्चों को पढ़ाइए, फिर छोटी चीज़ से ही स्टार्ट की जाती है, फिर आगे चल के आप किसी भी लेवल पर पहुंच सकते हैं। ये देखिए ये बात चल रही है कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए ड्राफ्ट पैनल की बात चल रही है गठन करने की, किसके अंडर में। सबसे पहली बात है कि जो की डेटा प्रोटेक्शन इशू है आज की डेट में जो आ रहा है, प्राइवेसी वाला इशू, आधार कार्ड से रिलेटेड इशू, अभी जियो के भी तो आप लोगों ने देखा था कुछ दिनों पहले जियो का भी डेटा खो गया था, तो उन सब चीजों से रिलेटेड तो ये BN श्री कृष्णन जो है इनके अंडर में एक कमेटी गठन करने की बात की जा रही है। तो आप लोग याद रखिएगा इनका, तो किससे रिलेटेड है ये, डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड। ओके, तो फिर से कोई आएगा आर्टिकल फिर से डिस्कस करेंगे। और ये इशू चल ही रहा है, 9 जो बेंच की जज है वो देख ही रही है इसको कि फंडामेंटल राइट या होना चाहिए, किस तरीके से इसको फोकस करना चाहिए, सब्जेक्टिव राइट होना चाहिए। तो वो सारी बातें हम लोग देख चुके हैं पिछले आर्टिकलों में। अभी आप लोगों को फिलहाल ये वाली बात याद रखनी है। यहाँ पे पेज फर्स्ट पर ये न्यूज है, देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे कि इजी है बाय करना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। अगर हम रेंट पर चीजें ले रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये है घर बनाने के लिए कुछ हेल्प कुछ खुद करे इंसान और कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, जो पैसा दिया जाता है बहुत ही लो इंटरेस्ट में मिलता है। तो ये स्कीम याद रख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा जो बात की गई है OCI स्टूडेंट की बात की गई है, OCI स्टूडेंट जो नीट की मैंने अभी बात की थी, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन दिया जाएगा। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया गया है, कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा। यहाँ पे बात की जा रही है यहाँ पे बात की गई है जियोग्राफिकल इंडिकेटर की, ठीक है ना। तो ये एक टैग होता है, किसी भी एरिया में दिया जा सकता है। ये जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं पासमीना वुल की बात की जाती है जम्मू कश्मीर में, तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर का दर्जा दिया गया है उसको। तो इसी तरीके से ये साड़ियाँ तैयार की जाती हैं, ठीक है ना, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर यूज किया जा रहा है चिरारा सिल्क, ठीक है, आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। तो ये किससे रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश से। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, ये एक लिस्ट है, अगर देखना चाहें आप लोग, ये जियोग्राफिकल इंडिकेटर की लिस्ट है। यहाँ पर आप लोग नीचे अभी देखेंगे, ये देखिए, तो ये इतने सारे जियोग्राफिकल इंडिकेटर दे रखे हैं। आप अब लोग यहाँ पर काउंट करना चाहें इंडिया के ये, तो यहाँ पर टोटल है, एक मिनट, टोटल है यहाँ पर 267।
तो हर एक स्टेट का अप्रोक्सीमेट मुझे लग रहा है कि इसमें नाम होगा, कोई एक सिंगल स्टेट होगा जिसका इसमें नाम नहीं होगा। तो हर एक स्टेट का आप लोगों को यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा इसमें। तो आप भी अपने वाले स्टेट में कम से कम 2 या फिर 1 का, चलिए 1 का ही लिख दीजिए, अपने वाले स्टेट के बारे में सर्च करिएगा कि कौन सा ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है, और नीचे उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग नाम दीजिएगा कि मेरे स्टेट में ये वाला प्रोडक्ट है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो हर एक स्टेट में दे रखा है, तो आप लोग बताइए कि आपके स्टेट में कौन सा ऐसा है। ओके, तो ये इसके रिलेटेड आर्टिकल था यहाँ पर। तो एक तरीके से बैच मिल जाता है जिसको बिल्ला आप लोग बोल सकते हैं कि ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है, उसको कई तरीके की प्रोटेक्शन भी यहाँ पर मिल जाती है, लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है कि उस एरिया में यार वो चीज़ काफ़ी फेमस है। तो कई सारे फायदे होते हैं अगर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिलता है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डाल दी है, रिविजन करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है यहाँ पर। काफी अच्छी बात है। देखिए इस वाले आर्टिकल में देखिए तो अगर 2011 के हिसाब से देखा जाए तो ग्रीन कवर हमारी कंट्री में बढ़ गया है। ठीक है, तो ये देखिए इधर से लेके इधर को अगर चला देखा जाए तो ये जितना ग्रीन एरिया दिखा रखा है यहाँ पर काफी अच्छा फॉरेस्ट एरिया है। नॉर्मली ये माना जाता है कम से कम 33% एरिया पे तो फॉरेस्ट होना ही होना चाहिए, जो कि घट के नीचे आ गया था, पर लेकिन अब फिर से हम उसकी तरफ को बढ़ रहे हैं। ओके, सोमालिया ने हमारे साथ में साइन पैक्ट किया है। यहाँ पर इनके साथ में क्या साइन पैक्ट किया है कि देखिए जिस तरीके से अगर हमारे या इनके कोई भी सेंटेंस किया गया, किसी को कन्विक्टेड वहां पर माना जा रहा है और उसके वहां पर जेल में है, तो एक दूसरे के जो कैदी हैं उनको ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे के यहाँ पर। तो सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आता है। आप लगाइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्री आती है, ठीक है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कितनी कंट्री आती है, तो ये बताइए आप लोग। और 2015 में इंडिया अफ्रीकन समिट भी हुई थी, इसके अंदर भी सोमालिया था यहाँ पर उस टाइम पे। ये बिल की बात की जा रही है किसके लिए, टीचर्स के लिए। देखिए राइट टू एजुकेशन अगर देखा जाए बच्चों को दिया गया है 2010 के हिसाब से, तो उसमें अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। अब टीचरों को अपॉइंटमेंट करने के लिए इसमें अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। 11 लगभग 11 लाख प्राइवेट टीचरों 11 लाख प्राइवेट जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनके बारे में मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की जाएगी इसके तहत। ठीक है, तो 2009 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था, मतलब अमेंड किया गया था, उस टाइम पर बिल लाया गया था। 2010 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था, इसमें चेंज करने की बात की जा रही है 2017 में अब। ओके, पेटीएम एक सर्विस निकाल के लेके आने वाला है लाइक द व्हाट्सएप ग्रुप। जिस तरीके से व्हाट्सएप पे आप लोग एसएमएस करते हैं, इस तरीके से पेटीएम भी सोच रहा है कि मैं भी इस तरीके की सर्विस लेके आऊं। तो देखिए आने वाले टाइम में ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सीखने को काफी कुछ मिलेगा, काफी कुछ होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास में कई सारे ऑप्शन हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा था ड्यूरेशन ऑफ द मानसून अगर देखा जाए तो नॉर्मली जून जुलाई से स्टार्ट होता है, तो जून जुलाई से सितंबर तक, ये ऐसा फिक्स नहीं है कोई, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है जिस तरीके से आप लोग नॉर्मली देखते भी होंगे। और रिट्रेटिंग मानसून की बात की जाए तो अक्टूबर नवंबर से ये वापसी होना स्टार्ट हो जाता है। 0R की बात की जाए तो यूके में स्टार्ट हुआ था और इंडिया में हुआ था 1962 में। बेस इंडेक्स की बात की जाए 8 इंडस्ट्री का मैंने देखा था वहां पर उस टाइम पे जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो वो 2004-5 से बढ़ा के उसको 11-12 कर दिया गया है अभी 2017 में ही। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट ये किसमें आती है, 7th शेड्यूल्ड में ये आती है। आज के लेक्चर में इतना ही। देखिए लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया है वो जरूर लिखिएगा क्योंकि मैं फिर लेक्चर को इंप्रूव कर पाऊंगा। तो देखिए नीचे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के लिंक से। अपने आसपास सफाई रखिए और एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और दूसरों को भी पढ़ाते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।